हेलो डी स्टूडेंट, दिस इज़ रेनू एंड वेलकम बैक टू ESKVP। आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है बच्चों, वो है मास्टर ऑफ आर्ट इंग्लिश को लेकर के, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पेपर 2 और हम देखेंगे हमारा यूनिट कौन सा चल रहा है। तो आज हम यूनिट 3 के बारे में बात करेंगे, जो विलियम शेक्सपियर जी ने लिखा था, जिसका नाम है द टेम्पेस्ट, है ना। तो विलियम शेक्सपियर की अगर हम बायोग्राफी की बात करेंगे बच्चों, तो हमें ऑलरेडी पता है कि विलियम शेक्सपियर का जो बायोग्राफी है, यानी कि हम क्लास में लेट नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को हम देखते चलेंगे। ये जो टेम्पेस्ट लिखा हुआ है, ये लिखा किस लिए है, ये मतलब कौन सा पोयम है, पोयम नहीं कह सकते, इसको प्ले ही कहेंगे। ये जो प्ले राइट किया है वो लिखे हैं विलियम शेक्सपियर जी ने। अगर हम विलियम शेक्सपियर के बच्चों बॉर्न की बात करें, तो इनका जो बॉर्न हुआ था, वो बॉर्न का टाइमिंग था इनका अप्रैल 1564 में। और अगर हम इनके डेथ की बात करें बच्चों, तो डेथ इनकी हुई थी 13 अप्रैल, वेट मिनट बच्चों, अप्रैल 1660 में। अगर इनके हम ओवरऑल एज की बात करें, तो हमें पता है कि 52 ईयर तक ये जीवित थे, है ना। तो ये सारी बातें मैं इसलिए नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि इसके पहले वाले यानी कि प्रीवियस लेक्चर की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो हम देखेंगे कि इसका जो यूनिट 2 में हम जो लेक्चर पढ़े थे, जिसका नाम था विलियम शेक्सपियर, है ना। विलियम शेक्सपियर में हमने इसके पहले जो मतलब पढ़ा है, वो था क्या, हैमलेट। क्या था, हैमलेट। ये प्रीवियस लेक्चर की बात हो रही है, और हमारा जो सेशन चल रहा है वो है मास्टर ऑफ आर्ट इंग्लिश को लेकर के, मास्टर ऑफ आर्ट इंग्लिश, जिसमें हम पेपर 2 को पढ़ रहे हैं। पेपर 2 फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है ये पेपर 2, और यूनिट 3, ठीक है, जो टेम्पेस्ट है। तो ये सारी बातें हो गई बच्चों। अब हम देखेंगे कि विलियम शेक्सपियर जी ने आखिर कुछ जैसे इनके जो इम्पोर्टेंट प्ले राइट्स से कौन कौन थे, कितने ज़्यादा इन्होंने अपने मेजर वर्क किए, वो सारी चीज़ें। तो अगर हम मेजर वर्क की बात करेंगे बच्चों, तो इसको भी हम देख लेते हैं विलियम शेक्सपियर में, कि विलियम शेक्सपियर ने क्या किए थे। इन्होंने 39 प्लेज, इनके जो प्लेज थे वो कितने थे, 39 प्लेज थे। और अगर हम इनके सैनेट्स यानी कि इनका जो सैनेट्स वह है, वो अगर हम बात करेंगे, तो इनके सोनेट्स जो थे वो थे 154, है ना। और इसी में क्या था, 2 नरेटिव पोयम, यानी कि 2 ऐसी लंबी कविताएं थी जो इन्होंने क्या किया था, राइट किया था। ओके, ये इनके क्या हैं, हिज वर्क्स में कह देंगे, हिज वर्क्स। तो ये सारी बातें आपको पता हो गई, है ना। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें, अगर आपको विलियम शेक्सपियर के बायोग्राफी की बात देखनी होगी बच्चों, तो इसके पहले वाले लेक्चर में आप जाएंगे और वहाँ पे फुल एक्सप्लेनेशन मिला हुआ है यूनिट 2 में। और इसीलिए शायद मैंने इसमें मेंशन नहीं किया हुआ, क्योंकि विलियम शेक्सपियर का बायोग्राफी ऑलरेडी, उनके जो वर्क्स थे, उनकी जो शादी हुई थी, उनकी जो मैरिज थी, हैथवे नाम की एक गर्ल्स थी, है ना, जो उनकी वाइफ थी। और आपको पता है कि ये अपने से 8 साल बड़ी युवती से शादी किए थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें, अब ये सारी चीज़ों को छोड़ करके हम चलते हैं टेम्पेस्ट पे। आखिर टेम्पेस्ट क्या चीज़ है, टेम्पेस्ट के हम समरी को एक्सप्लेन करेंगे इस लेक्चर के अंदर। ओके बच्चों, तो विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ ये टेम्पेस्ट, और इस टेम्पेस्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्या। तो ये अगर हम बात करेंगे कि ये कॉमेडी हमारा कैसा है, ये प्ले कैसा है, तो प्ले हमारा जो है वो कॉमेडी है, लेकिन रोमांटिक ट्रेजी कॉमेडी है, जिसे हम रोमांटिक त्रासडी कॉमेडी के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसके समरी की बात करें बच्चों, तो फटाफट हम देख लेंगे, ये लेक्चर बहुत बड़ा नहीं है दरअसल, है ना। और थोड़ी सी बात इसमें हम और ये करेंगे, थोड़ी सी बात ये करेंगे, इसमें जो सीन है ना, सीन बहुत ज़्यादा हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया जाता है। अनलिमिटेड सीन है इसके जो सीन हैं अनलिमिटेड हैं। क्या है, अनलिमिटेड सीन है। एक्ट भी इसके जो है वो भी ज़्यादा ही हैं। तो बहुत सारे सीन को, बहुत सारे एक्ट को हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, उसी को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। क्योंकि इन सारा जो ये प्ले राइट्स है वो बहुत ज़्यादा, अगर आप बुक देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें मैटर लिखा हुआ है, लेकिन जो आपके लिए
इजी वे में हम कर सकते हैं वो ही यहाँ पे किया गया है मेंशन। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो टेम्पेस्ट है वो टेम्पेस्ट आखिर किस तरह से, तो एक सिप रेक की बात करेंगे, यानी कि जहाजी तूफान की बात करेंगे कि एक तूफान आता है ना। एक टेम्पेस्ट के दौरान क्या होता है कि एक जहाज रहता है और जहाज जो है वो तूफान में फंस जाता है। एक बहुत जोरदार वाला तूफान आता है जिसमें जहाज का फंसना संभव रहता है और फंस ही जाता है। तो हम जानते हैं कि स्टॉर्म में भी तूफान होता है और यहाँ टेम्पेस्ट में भी तूफान होता है। तो हम तूफान को थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह का तूफान आया रहता है। शायद मैंने यहाँ पे फिगर मेंशन किया हुआ था और शायद है, कंफर्म है। बस देख रहे हैं आपको टेम्पेस्ट दिख रहा है कि किस तरह से ये स्टॉर्म आया हुआ है। ये जो स्टॉर्म है ये किस तरह से आया हुआ, कितना भयंकर यहाँ पे तूफान आया हुआ है ना, कितना भयंकर यहाँ पे तूफान आया हुआ है। ठीक है, तो ये तूफान किस तरह का है ये भी आपको दिख रहा है। इसी तूफान के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो टेम्पेस्ट है वो मेंशन किया हुआ है। अब आगे चलते हैं और इसको देखते हैं हम, है ना। इसको देखेंगे कि जो टेम्पेस्ट है वो आखिर इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो सिप वैक से, यानी कि जहाज जो है वो एक तूफान में फंस जाता है और क्या होता है आगे, ए स्टॉर्म टेम्पेस्ट हिट्स अ शिप कैरिंग अलाउंस किंग ऑफ नेपाल्स सेबास्टियन ऑन द एंटीनियो एंड अदर, यानी कि एक तूफान रहता है, तूफान आया रहता है जिसमें क्या करता है वह जहाज को घेर लेता है और जिसमें नेपल्स है ना, नेपल्स का जो राजा रहता है, नेपाल्स कहते हैं उसको हम, नेपाल्स का जो राजा रहता है उसका नाम रहता है ओलोंसो सेबास्टियन, और इसमें एक और पर्सन मेंशन है जिनका नाम है एंटीनियो। ये तीनों क्या कर रहे हैं, इसमें सफ़र करते हैं। क्या करते हैं, सफ़र करते हैं। तो तूफान आता है, तूफान के अंदर ये जहाज जो है वो फंस जाता है। जहाज फंसने पे हमें पता चलता है कि इस जहाज के अंदर जो पर्सन ट्रैवल करते हैं उनका नाम क्या रहता है बच्चों, ओलोंसो, सेबास्टियन एंड द एंटीनियो। ये 3 पर्सन रहते हैं जो जहाज के अंदर सफ़र कर रहे होते हैं। अब प्रास्पेरो क्या होता है कि प्रास्पेरो द राइटफुल ड्यूक ऑफ द मिलन एंड द पावरफुल मैजिशियन हैड द क्रिएटेड द स्टॉर्म। आपको पता है कि प्रास्पेरो यानी कि मिलान का सही राजा है, एक शक्तिशाली जादूगर है। मिलान का सही राजा यानी कि मिलान का जो किंग रहता है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली समझता है और शक्तिशाली होते हुए भी अपने आप को एक जादूगर समझता है। उसको लगता है कि मेरे करने से ही ये मेरे जादू करने से ही ये तूफान आया है, जिसके वजह से, जिसके कारण से ये जहाज़ तूफान में फंस चुका है। और इस तूफान के आगे का कारण भी ये बताएगा कि इस तूफान को जादू से लाता है कौन, जिसका नाम रहता है प्रॉस्पेरो, है ना, जो मिलान का राजा रहता है। ठीक है, ही लिव्स ऑन द आइसलैंड विद द डॉटर जिसका नाम रहता है मिरेंडा एंड सर्वेंट एरियल एंड स्पिरिट एंड कैलिबन ऑफ द नेटिव, यानी कि वह अपनी बेटी मिरेंडा, आत्मा, एरियल और नौकर कैलिबन के साथ टापू पर रहता है। कहाँ पे रहता है, उसकी बेटी रहती है जिसका नाम रहता है प्रॉस्पेरो, उसकी बेटी का नाम रहता है मिरांडा, यहाँ पे है मिरांडा, और मिरांडा के साथ एरियल और उसका जो सर्वेंट रहता है जिसका नाम रहता है कैलिबन। ये तीनों कहाँ पे रहते हैं, उस समय टापू पे रहते हैं, है ना। एक्ट 2 आता है हमारा, एक्ट 1 कंप्लीट हो गया। बेट्रेयल एंड द प्लॉट्स, यानी कि धोखा और षड्यंत्र क्या होता है। जैसा कि आपको पता है प्रॉस्पेरा ये जो है उसको लगता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और शक्तिशाली होने के साथ में मैं एक बहुत बड़ा जादूगर हूँ और मेरे जादू करने से ही ये तूफान आया है, जिसके कारण से तीनों यात्री जहाज में फंसे हुए हैं। ठीक है, और अब जब मैं एक्ट 2 में चलेंगे तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि बेट्रेयल एंड द प्लॉट्स, यानी कि धोखा और षड्यंत्र किस तरह से होता है। तो देखेंगे कि एंटीनियो प्रेस्फेरो ब्रदर्स हैड बेटेन हिम एंड द टेकन इज द ड्यूकडम, यानी कि एंटोनियो ने प्रॉस्पेरो को धोखा देकर उसका राज्य क्या किया था, छीन लिया था अपने जादू से। नाउ एलाउंस ब्रदर,
यहाँ पे सेबेस्टियन एंड द प्लान्स टू किल एंड बिकम किंग, यानी कि अब क्या होता है, सेबेस्टियन अपने भाई ओलोंसो को मारकर राजा बनना चाहता है। यहाँ पे जो सेबेस्टियन है इसका भाई कौन रहता है, ओलोंसो, और ये जो है ये ओलोंसो को मारना चाहता है और मार कर क्या करना चाहता है, इसका पद यानी कि इसका जो हक रहता है, यानी कि जो गद्दी रहती है राजा की, उसको हासिल करना चाहता है कौन, सेबेस्टियन। अब एक्ट 3 में चलेंगे और एक्ट 3 में हम देखते हैं लव एंड फॉरगिवनेस, यानी कि प्रेम और क्षमा। प्रेम और क्षमा की अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे कि फर्डिनेंड द एलोन्स सन, यानी कि फर्डिनेंड जो रहता है वो मिरांडा का एक दूसरे को देखते हैं और देखकर, यानी कि फेस अट्रैक्शन या आई अट्रैक्शन कह सकते हैं कि दोनों लोग का आई अट्रैक्शन होता है और जिसके कारण वो क्या होते हैं, प्रेम में पड़ जाते हैं। मीट्स मिरांडा एंड दे फॉल इन लव। फर्डिनेंड एंड मिरांडा एक दूसरे को क्या करते हैं, देखकर आई अट्रैक्शन से एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। प्रॉस्पेरे टेस्ट द फर्डिनेंड बट लेटर एग्रीज टू देयर मैरिज। प्रॉस्पेरो फर्डिनेंड की परीक्षा लेता है और फिर विवाह की क्या करता है, अनुमति देता है। प्रॉस्पेरो यानी कि जो यहाँ पे मिरांडा रहती हैं, मिरांडा का क्या करता है, जो लवर रहता है उसका पहले एक छोटा सा कह सकते हैं कि परीक्षा लेता है और परीक्षा के दौरान ही, जब पहले परीक्षा ले लेगा उसके बाद ही फिर उनको पास करता है और पास करने के बाद फिर क्या करता है कि ठीक है मैरिज की यानी कि शादी की अनुमति देता है। जब हम एक्ट 4 में एंट्री करते हैं, एंट्री में क्या होता है, यहाँ पे सेलिब्रेशन का थोड़ा सा माहौल रहता है और सेलिब्रेशन में देखेंगे तो जो प्रॉस्पेरो रहते वो दोनों को पता है कि पहले उसका एग्ज़ाम लेता है, यानी कि कुछ तरीके से कहता है कि आपको ये करना है ये नहीं करना है, उसके दौरान फिर ओके करता है और ओके करने के बाद जब जान जाता है कि ठीक है ये सब कुछ चीज़ें ठीक हैं तो फिर वो शादी करने की अनुमति देता है। और शादी जब हो जाती है बच्चों तो फिर क्या करता है, प्रॉस्पेरो ब्लेस द कपल एंड द सोज देन मैजिकल इंटरटेनमेंट, यानी कि प्रॉस्पेरो दोनों को आशीर्वाद देता है और जादुई क्या करता है, एक दृश्य दिखाता है, जादुई दृश्य दिखाता है। कैलिबन प्लॉट्स टू किल प्रॉस्पेरो बट फेल्स। कैलिबन प्रॉस्पेरो को मारने की योजना बनाता है। अब देखो कि यहाँ पे क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा सेलिब्रेशन का माहौल रहता है। क्यों? क्योंकि जो मेरिंडा रहती है वो उसकी शादी हो जाती है और इसी का सेलिब्रेशन रहता है। लेकिन कैलिबन प्रॉस्पेरो को मारने की अनुमति देता है और योजना बनाता है। जो योजना जो प्लान करता है वो क्या होता है, निष्फल हो जाता है, यानी कि असफल हो जाता है, वो अपने प्लान में सक्सेसफुल नहीं हो पाता। एक्ट 5 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो रेजुलेशन होता है वो रेजुलेशन किस तरह से होती है, उसकी समाप्ति और शांति कह सकते हैं। तो प्रॉस्पेरो फॉरगिव्स एवरीवन इंक्लूडिंग एंटीनियो, यानी कि प्रॉस्पेरो सभी को क्या करता है, फॉरगिव यानी कि क्षमा कर देता है और यहाँ तक कि एंटीनियो को भी क्षमा कर देता है, जबकि एंटीनियो की कोई गलती बहुत ज़्यादा विशेष नहीं रहती है। फिर भी he gives his magic regains, he gives up his magic, regains his dukedom and the prefers to return to the Milan। वह अपना जादू क्या करता है, छोड़ देता है और राज्य को वापस ले लेता है और मिलान लौटने की तैयारी कर लेता है। कौन? प्रॉस्पेरो अपने जादू को छोड़ता है। जैसा कि आपको पता है कि वो जादूगर था, जादू करता था और जादूगर के साथ साथ वह बहुत शक्तिशाली भी था। तो वो क्या करता है कि अपना जादू छोड़ता है और राज्य को क्या करता है, यहाँ पे वापस ले लेता है और फिर वहाँ से वो लौटने की तैयारी करता है। तो समरी आपको समझ में आए। अब यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर रहते हैं बच्चों, अगर हम मेन कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि प्रॉस्पेरो रहता है, द राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलन रहता है, ए वाइज फॉरगिव मैजिशियन यानी कि ये ताकतवर भी रहता है और ताकतवर के साथ एक जादूगर भी रहता है, सिंबल ऑफ विजडम एंड जस्टिस, इसे क्या करना होता है, यहाँ पे न्याय का प्रतीक भी इसको मानते हैं, बुद्धिमान और क्षमाशील भी रहता है। मिरेंडा इसकी जो है वो पुत्री रहती है ना। और प्रॉस्पेरो इनोसेंट एंड काइंड ऑफ द डॉटर फॉल्स इन द लव विद द
फर्डिनेंड, यानी कि जो मेरिंडा रहती है वो किसके प्रेम में पड़ती है, तो फर्डिनेंड के, किसके, फर्डिनेंड के प्रेम में पड़ जाती है। और प्रॉस्पेरो जो रहता है वो फर्डिनेंड का पहले कुछ एग्जाम लेता है, जिसके कारण क्या है कि पहले पहले एग्जाम लेगा तभी फिर कहता है कि शादी करनी है। तो ये क्या होता है, अपने एग्जाम में पास हो जाता है जो प्रॉस्पेरो लेता है, और उसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है, इन दोनों की मैरिज हो जाती है। फिर एक सेलिब्रेशन होता है, सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेशन में क्या करता है, जो प्रॉस्पेरो रहता है वो ब्लेस देता है, यानी कि आशीर्वाद देता है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं जो पहले हम आपको ऊपर बता दिए हैं। एरियल का अगर हमने नाम लेंगे तो एरियल क्या है, एक स्पिरिट सर्विंग पर प्रॉस्पेरो डिजायर फ्रीडम, यानी कि एक आत्मा जो प्रॉस्पेरो की सेवा करता है, स्वतंत्रता चाहता है। कैलिबन नेटिव ऑफ द आइसलैंड, सवेज ऑफ द रिलाइबस, यानी कि कैलिबन टापू का मूल निवासी होता है जो क्रोधित और विद्रोही स्वभाव का रहता है। और आगे अगर हम देखें बच्चों तो देखेंगे यहाँ पे कि जो फर्डिनेंड रहता है, यानी कि अल्सानो शन रहता है, अल्सानो का ये क्या रहता है, सन रहता है, उसका पुत्र रहता है, ओलोंसो बोलते हैं उसको, लेकिन और नेक दिल और मिरांडा का क्या रहता है यहाँ पे, प्रेमी रहता है। ठीक है, ये सब कैरेक्टर थे बच्चों, और ये आपको फिगर देखने को मिल रहा होगा। 6 वाला जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को भी हम देख लेंगे। तो कैरेक्टर कौन है, ओलांसो, जिसको वेलांसो बोलते हैं, किंग ऑफ नेपाल, ये नेपाल का राजा रहता है। रिग्रेट पास्ट मिस्टेक, यानी कि अंत में अपने गुनाहों का क्या करता है, पश्चाताप करता है। एंटीनियो प्रॉस्पेरो ब्रदर एंड द बेटर ईयर, एंटीनियो प्रॉस्पेरो ब्रदर एंड बेटर ईयर रिमेंस एंड अंडर पेटेंट, यानी कि प्रॉस्पेरो क्या है, एक धोखेबाज भाई रहता है जो अंत तक पछताता नहीं है। और इसका जो थीम बनता है वो थीम किस तरह से रहता है, थीम यही है कि इसका जो फॉरगिवनेस रहता है, यानी कि सारी चीज़ें हो जाती हैं बाद में वो क्षमा कर देता है। पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शक्ति और जिम्मेदारी है। कॉलोनाइजेशन, यानी कि उपनिवेशक संवाद है, ये उपनिवेशवाद है। मैजिक और रियलिटी की बात करें तो जादू और वास्तविकता है इसमें। और अगर हम इसके पीवाईक्यू की बात करें बच्चों तो पीवाईक्यू इसका देख लेंगे कि पीवाईक्यू इसके कौन कौन से क्वेश्चन किस किस तरह से आते हैं। तो डिस्क्राइब द रूल ऑफ प्रॉस्पेरो इन द टेम्पेस्ट, यानी कि समुद्र में जब जहाज फंस जाता है तो उसको डिस्क्राइब करना है। प्रॉस्पेरो द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द मैजिशियन एंड द राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलन, ही रिप्रेजेंट विजडम एंड पावर ऑफ द फॉरगिवनेस, हिज मैजिक कंट्रोल द इवेंट्स ऑफ द प्ले, इन द एंड लास्ट में क्या होता है कि ही फॉरगिव्स द एनिमीज एंड गिव ऑफ मैजिक शोविंग मोरल सुपरियोरिटी, यानी कि लास्ट में क्या करता है वो माफ़ कर देता है और अपने जादू से क्या करता है अपने राज्य को हासिल कर लेता है और फिर वापस आ जाता है अपने राज्य को। हाउ इज द थीम ऑफ द कॉलोनाइजेशन प्रेजेंटेड इन द प्ले, ये भी क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं हमेशा। The relationship between Prospero and the Caliban reflect of the colonization. Prospero takes over the Iceland and controls Caliban. Caliban resent the symbolism of the native people anger and the play shows both of the power of the colonizer and the suffering and the colonized, यानी कॉलोनाइज और प्रोस्पेरो के बीच का जो संबंध रहता है वो क्या रहता है, कैनोनाइज जिसमें कोलोनाइजर रहता है यानी कि उपनिवेशवाद रहता है जो उसको दर्शाता है। और बाद में कहता है कैलिबन को गुलाम बना लेता है और कैलिबन का ही क्या करता है, विरोध करता है। राइट अ शॉर्ट नोट एंड द एरियल, अगर एरियल के बारे में एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि एरियल इज द स्पिरिट ऑफ द सर्व Prosper is the obedient, powerful, and the long for the freedom. He the performs magical task and help. Prosper in the executing his plans, यानी कि एरियल जो है एक आत्मा है जो प्रॉस्पेरो की सेवा करता है, वह शक्तिशाली है और स्वतंत्रता क्या है उसको इच्छुक है। लास्ट क्वेश्चन इसमें जो आता है, हाउ डज द शेक्सपियर यूज टू सुपर नेचुरल इन द टेम्पेस्ट, यानी कि शेक्सपियर का जो सुपर नेचुरल जादू रहता है वो किस तरह का रहता है। तो शेक्सपियर यूज मैजिक स्पिरिट लाइक रियल एंड द स्टॉर्म टू ड्राइव द प्लॉट ऑफ द सुपर नेचुरल सिंबल पावर कंट्रोल एंड द ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्ले, है ना। यस
तो ये बता रहा है कि हाउ डज द शेक्सपियर यूज ऑफ द सुपर नेचुरल द टेम्पेस्ट, यानी कि शेक्सपियर का जो सुपर नेचुरल है वो इस जादू में किस तरह से डिस्क्राइब हुआ है, किस तरह से मेंशन हुआ है, कैसे किया गया है, उसी के बारे में थोड़ा सा व्याख्या करना है, जो बताता है कि शेक्सपियर जो है वो मैजिक के बारे में, स्पिरिट ऑफ एरियल के बारे में जो है उसके बारे में बता रहे हैं, स्टॉर्म ड्राइव का प्लॉट कर रहे हैं, यहाँ पे सुपरनेचुरल का सिंबल जो है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, पावर और कंट्रोल का, ट्रांसफॉर्मेशन का, इस प्ले में सबका रोल क्या किए हैं, मेंशन किए हैं। तो ये क्लास छोटी होगी आपके लिए, क्योंकि छोटी इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे जो विलियम शेक्सपियर का रोल था वो थोड़ा सा आप देख रहे होंगे कि ये जो स्टॉर्म आई है ये मरिंडा है, प्रॉस्पेरो की जो लड़की रहती है जो प्रेम में फट जाती है फर्डिनेंड के, वो मरिंडा है, ये मरिंडे हैं, है ना। तो ये क्लास यहीं पे ख़त्म हो जाती है बच्चों, फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में और हम पढ़ेंगे विलियम कॉनग्रेव को। किसको पढ़ेंगे? यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे बच्चों विलियम कॉनग्रेव। यूनिट 4 विलियम यूनिट 4 विलियम कॉनग्रेव, विलियम कॉनग्रेव को पढ़ेंगे। उसके बाद आपका यूनिट 5 आएगा। यूनिट 5 के अंदर जिस तरह से आपका यूनिट 1 में 2 टॉपिक था, इसमें भी 2 टॉपिक हैं। यूनिट 5 में 2 टॉपिक आएंगे जिसमें हम जॉन वेबस्टर को पढ़ेंगे। एक जॉन वेबस्टर है, जॉन वेस्टर, और सेकंड इसमें जॉन वेस्टर जी ने क्या लिखा था? जॉन वेस्टर जी ने लिखा था द डचेज ऑफ मॉल्फी, है ना। और यूनिट 5 के अंदर ही जो दूसरा टॉपिक आता है आरबी शेरिडन का, इनका नाम रहता है आरबी शेरिडन, आरबी शेरिडन। तो बस यही 2-3 लेक्चर कुछ पढ़ने हैं और उसके बाद हमारा मास्टर ऑफ आर्ट यानी सेकेंड पेपर अगर हम कहेंगे तो वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो हमारा मास्टर ऑफ आर्ट का सेकेंड पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। सेकेंड पेपर भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। और ये फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए ये ऑलरेडी आप जानते ही हैं, आपको बताने की क्या ही नीड है। खैर, फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में और अपना कमेंट सेशन में बताते रहिए कि आपको PYQ क्या लॉन्ग वाले क्वेश्चन के लिए चाहिए या शॉर्ट वाले चाहिए या जो MCQ बेस्ड होते हैं उस टाइप के। कुछ तो अपना रिव्यू देते रहिए कि क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास नहीं अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगती फिर भी बताएंगे तो हम दूसरे लेक्चर को लेके आएंगे और बेहतरीन तरीके से लेकर के आएंगे, है ना। लेकिन क्लास को देखा करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।